नमस्कार। चुनावी बिगुल बज चुका है। पूरे देश में जिस तरह की भाजपा वर्सेस कांग्रेस या फिर इंडिया का जो एक आप कहानी सुनते आ रहे हैं, इसके बाद आप इसका एक ऐसा फेर देखने वाले हैं जिसकी शुरुआत होगी अप्रैल 19 तारीख को। पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को और आखिर 1 जून को खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि 7 चरणों में ये चुनाव किए क्यों जा रहे हैं। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं हम ईवीएम को इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाए, और दूसरी तरफ 7 चरणों में जिस तरह से चुनाव किए जा रहे हैं, खास तौर पर आप वेस्ट बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें, क्या बीजेपी डर चुकी है? क्या बीजेपी के हाथ पांव फूल चुके हैं? क्या उनको ये लगता है कि इन जो 4 राज्यों के जो परिणाम हैं वो इनके खिलाफ आएंगे, और जो बाकी ऐसे राज्य भी हैं जहां पर खास तौर पर तमिलनाडु की अगर बात करें तो बिहार से ज़्यादा वहाँ पे सीटें आ सकती हैं, और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर इनके यानी बीजेपी का कहीं पर भी दूर दूर तक भी इनके जीतने के आसार नहीं आते हैं। वहाँ पर एक ही चरणों में इनके चुनाव हो जाते हैं। इन तमाम तरह के सवालों को जानने के लिए, इनको समझने के लिए हमारे साथ आज इकोनॉमिस्ट आनंद श्रीनिवासन जी बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं कांग्रेस का, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी का मीडिया चेयरमैन भी हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि हम सबको पता था कि जितने बार वो तमिलनाडु आए, मोदी जी तमिलनाडु आए, उससे हमें ज़रूर पता था कि तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस में आएगा। अभी तक जो पिछले या उसके सर मेरा यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है बीजेपी उत्तर भारत पे कहीं ना कहीं अपनी जड़ों को गंवा रही है? मुझे इसका मैं इसलिए चौंकना हो गया क्योंकि मैं समझता था जो उनका स्ट्रेंथ होगा वो पहले उसको ख़त्म करके नॉर्थ में होगा, उसके बाद वो साउथ पे आएंगे। लेकिन मैं इसलिए अस्तंभित हूँ कि उन्होंने पहले तमिलनाडु और केरला का इलेक्शन फर्स्ट प्लेस में ख़त्म कर रहे हैं। ये लगभग 60 सीट का दो स्टेट से 60 सीट पहले ही चरण में आ रहे हैं। वो 60 सीट में अभी जो हालात हैं ग्राउंड में उनको 0 मिलेगा। अभी कर्नाटका में कोई जीतने का, केरला में जीतने का कोई चांस ही नहीं है। एक ही सीट था जो त्रिवेंद्रम जो कंसंट्रेट करते थे वो राजगोपाल से, और वो राजगोपाल वर्सेस शशि थरूर एक बड़ा इलेक्शन होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि वो उन्होंने राजीव चंद्रशेखर को फील्ड किया है। राजीव चंद्रशेखर के पास इतना ग्राउंड गेम होगा इसके बारे में कोई मुझे डाउट है कि उनका ग्राउंड में इतना पॉपुलैरिटी है। सो शशि थरूर आसान से त्रिवेंद्रम जीत जाएंगे। और साउथ में, चेन्नई में, तमिलनाडु में उनको एक ही सीट पे बहुत बड़ा पकड़ था जो इंडिपेंडेंटली एक बार जीत चुके हैं, वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में उनका जो स्ट्रांगमैन है, बजाय उनको फील्ड करें, पोन्नार राधाकृष्णन को फील्ड करने के बजाय कांग्रेस से एक लेडी को डिफेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला है, शायद उनको फील्ड किया जाएगा। अगर उनको उन्होंने फील्ड किया तो ज़रूर हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उधर कन्याकुमारी भी मैं डर देख रहा हूँ। और तीसरी बात यह है कि तेलंगाना का गवर्नर जो एक कांग्रेसी लीडर, बड़ा कांग्रेस लीडर कुमारी आनंदन का बेटी है तमिलिसाई, उनको भी रिज़ाइन कर उनको भी लड़ा रहे हैं इस इलेक्शन में। आज तक वो गवर्नर थी, अभी 10 दिन के बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इससे मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि हम समझते थे कि प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हम 400 सीट जीतेंगे, अब की बार 400 पार, लगता है वो 400 पार नहीं करेंगे। सर जैसे तमिलनाडु के राजनीति में आपके पकड़ काफ़ी ज़्यादा है और आप कांग्रेस से आते हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ हाल फिलहाल में जब आप देखें तमिलनाडु में बीजेपी के साथ जो छोटी पार्टियां हैं वो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है। जैसे कि एक यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं शरद कुमार,
उन्होंने वो जाके जुड़े हैं। इसके अलावा टीटीवी दिनकरन जाके जुड़े हैं। देन एक और लीडर हैं रामदास, वो भी जाके जुड़े हैं। तो ऐसे कई छोटी मोटी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी के साथ जा रही हैं। वो नहीं, तो वो ये एडीएमके के साथ चलते थे। तो आप तीनों का शरद कुमार जो है वो एक लेटर पैड पार्टी है, उनका भी एक लेटर पैड, तमिलनाडु हम बोलते हैं कि लेटर पैड पार्टी, सो लेटर पैड में एग्जिस्ट करती है। वो लेटर पैड पार्टी वाले हैं। एक ज़माने में वो डीएमके में थे, डीएमके से जाके उन्होंने एडीएमके में चले। एडीएमके के बाद उन्होंने अपना आप एक नया पार्टी को शुरू तो क्या की। ये कोई इम्पैक्ट छोड़ेगा? पीएमके का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। वो एक 1 ईयर नाम का एक बड़ा कैश को रिप्रेजेंट करते थे, उसमें 1 ईयर समुदाय को represent करते थे। 1/3 उनको वोट मिलता था, 2/3 डीएमके के पास है। उस समुदाय में 2/3 की वोट तो डीएमके की ही है, 1/3 वोट तो पीएमके के पास थे। लेकिन जो कैडर है उनके, वो चाहते हैं कि वो एडीएमके के साथ इलेक्शन लड़ें और ना कि वो बीजेपी के साथ लड़ें। लेकिन वो फाउंडर का बेटे जो हैं अनबुमणि रामदास, वो जानते हैं कि शायद वो अगर भी दोनों ईडी सीबीआई का कोई भय है? ईडी सीबीआई का डर है। दूसरा, वो जानते हैं उनका सीट है धर्मपुरी, वो ये शायद एडीएम के पास भी जाएं भी वो हार जाएंगे, बीजेपी के साथ भी जाएंगे हार जाएंगे। तो उन्होंने बीजेपी से ये मांग की है कि मुझे राज्यसभा की सीट मिल जाए। तो पिछले 20 साल में वो सिर्फ एक बार उन्होंने धर्मपुरी से सीट जीता था और बाकी सब समय वो राज्यसभा के परमानेंट एमपी हैं। तो वो सारी पार्टी को सैक्रिफाइस कर कर अपने राज्यसभा सीट पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एडीएम के पास इतना सीट नहीं है कि वो दूसरों को एक राज्यसभा सीट दें। तो बीजेपी के पास अनेक राज्यसभा सीट हैं दूसरी स्टेटों से, तो वो गारंटी मांग रहे हैं कि मुझे राज्यसभा भेजो। सर, जो दक्षिण भारत की जो 5 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, केरला, कुछ 128 सीटें बनती हैं कुल मिलाकर। तो एक समय पे जो बीजेपी है उसने एक मिशन साउथ इंडिया भी शुरू किया था, उसका हाल क्या है? दक्षिण भारत में बीजेपी कहाँ खड़ी होती है? दक्षिण भारत में तो बीजेपी का बहुत बुरी हाल है, क्योंकि ये देखो कितना बुरी हाल है। पिछले बार कर्नाटक में उन्होंने 25 सीट जीती थी और एक निर्दलीय भी उनकी सपोर्ट से जीती थी। उन्होंने देवेगौड़ा को सफाया कर दिया। लेकिन इस बार अपनी जीती हुई 5 सीट वो देवेगौड़ा को दे रहे हैं। देवेगौड़ा का फैमिली सिर्फ 1 सीट जीता था पिछले बार। उन्होंने ना कि वो सीट भी दिया, 4 और सीट भी उनको दे दी और उनकी दामाद को भी बीजेपी में से एक टिकट दे दी। सो 25 सीट जिन्होंने जीता है उनमें से 5 ऐसे सीट हैं जिन्होंने उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। अगर एक पार्टी इतना स्ट्रांग है, जीती हुई सीट क्यों देगी? अकेले खड़े होकर उन्होंने 5 सीट जीती 2019 में। उस 5 सीट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं जेडीएस को। बड़ा क्यों करेंगे? पिछले बार वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे आंध्र प्रदेश में, इस बार 3 पार्टी अलायंस क्यों फॉर्म कर रहे थे? वो टीडीपी के साथ इतना बैड रिलेशनशिप था कि उन्होंने टीडीपी से एमपी चुराकर बीजेपी का एमपी बनाया उनको। अभी उसी टीडीपी जहां से उन्होंने 4 राज्यसभा एमपी चोरी की थी, उसी राज्यसभा उसी टीडीपी के साथ वो इलेक्शन अलायंस फॉर्म कर रहे हैं। अगर इतना तगड़ा है बीजेपी, वो क्यों आंध्र प्रदेश में जेएसपी जो एक सिनेमा स्टार की पार्टी है और दूसरी है तेलुगु देशम, उनके साथ क्यों ट्राई पार्टी अलायंस बना रहे हैं ताकि राजशेखर के बेटे को हराया जाए। कांग्रेस के लिए ये सबसे बेहतरीन मूवमेंट है आंध्र प्रदेश में कि हमको शायद सीट ना आए लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि राजशेखर की बेटी वापस कांग्रेस आ चुकी है, शर्मिला रेड्डी, और हमारा वोट परसेंट ज़रूर बढ़ेगा। अगली बार आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सरकार ही फॉर्म होगी। राइट सर, अब हम एक और चरण में चलते हैं यहाँ पर। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में पिछले
3-4 सालों में ही अगर आप देखें बहुत बड़ा फेरबदल हमने देखा, राजनीतिक फेरबदल, जहाँ पे शिवसेना को अलग करा गया, उसके बाद एनसीपी को भी आपने उसी तरह से देखा। तो वहाँ पे जो कैडर हैं, चाहे वो एनसीपी का कैडर हो, चाहे वो शिवसेना का कैडर हो, वो शायद अपने मदर पार्टी के साथ खड़ा है। मैं मदर पार्टी नहीं बोलूँगा, ये वन मैन पार्टी है। शिवसेना बाबा साहब ठाकरे की पार्टी है, उनके शरद पवार का, एनसीपी तो शरद पवार का पार्टी है, मराठवाड़ा का पार्टी, मराठास का पार्टी है। इस दोनों में क्या हुआ, जब उद्धव तो लोग क्या इनके साथ जाएंगे? जरूर नहीं जाएंगे, सिर्फ में शिंदे का इफेक्ट ताने में तक सीमित रह जाएगा, शायद वो ताने भी हार जाएंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन जो कैडर है वो उद्धव ठाकरे के पास है। राज ठाकरे भी करिश्मेटिक थे, देखने में बाला साहब जैसे थे, लेकिन जो वर्कर थे वो एमएनएस नहीं चले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास नहीं जाए, वो हार गए। उद्धव के पास ही, उद्धव उतना कैरिस्मेटिक नहीं है, उनका बेटा कैरिस्मेटिक है, आदित्य ठाकरे कैरिस्मेटिक लीडर हैं, लेकिन उन्होंने उद्धव से साथ रहे। लोगों ने, वर्कर ने समझा कि बाला साहब का ट्रू इनहेरिटर उद्धव ठाकरे हैं। इस चुनाव में इम्पैक्ट आप देखते हैं क्या? ज़रूर देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि एक दुके सीट के बारे में नहीं जानता, अर्बन एरिया के बारे में नहीं जानता, लेकिन सारे और सीट जो हैं वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जीतेंगे। सर, उत्तर और जो द्रोही हैं, जो विद्रोह किया है, बारामती का सीट बहुत इंटरेस्टिंग राहुल गांधी की भारत जोड़ो ना, मैं सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जो हो रहा है बारामती में, सुप्रिया सुले वर्सेस मिसेस अजित पवार, वो बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है, अजित पवार आप शरद पवार का इमेज यूज़ मत कीजिए, वो नहीं चाहते हैं कि आप उनका इमेज यूज़ मत कीजिए। तो इतना बिटर फाइट होगा। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में दो पार्टी का सफाया होने वाला है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार का सफाई इस बार हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम ऐसा समझते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो बात कर रहे हैं, जितने भी आंकड़े हमारे सामने आए हैं, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की पकड़ कमज़ोर है, बिहार में बीजेपी की पकड़ कमज़ोर है, इसी तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ कमज़ोर है। उत्तर भारत में जो भी फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, पेपर लीक का मसला हो या फिर फ़ौज में भर्ती का मसला हो, ऐसे कई सारे और सवाल हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे उत्तर प्रदेश पे भी नज़र आती है। लेकिन जो एक मैजिक फिगर दिखाया गया, 400 पार वाली जो कहानी गढ़ी गई, उसकी असलियत यहीं पे समझ में आ जाती है जब आप 7 चरणों में चुनावों को रचने की कोशिश करते हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल होगा, जो कई सारे इंडिया अलायंस के भी ऐसे लोग हैं जो खफा हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो करी गई थी पार्ट 2, उसमें शायद ऐसा होता कि पूरे इंडिया अलायंस को जोड़ा जाता। जगह जगह तमिलनाडु में स्टालिन अपनी यात्रा निकालते, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अपनी यात्रा निकालती, और तो वहाँ दिल्ली में केजरीवाल निकालते, पंजाब में आम आदमी पार्टी निकालती, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे निकालते, शरद पवार साथ में आते। इस तरह से अगर पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन जब छिड़ता, लोगों के पास लोग पहुंचते, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो भी इंडिया लाइन से जुड़ी हुई थी, अगर वो इस तरह का प्रचार होता तो शायद ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा नज़र आता। यहाँ पर कांग्रेस से ज़्यादा मुझे राहुल गांधी का पीआर एक्टिविटी नज़र आता है, और ये मैं नहीं, कई सारे आप लोगों का ये हमारा मुखिया जयराम रमेश सर ने बोला है कि ये चुनावी रैली नहीं है। मीडिया के ठीक पहले चुनाव के पहले हुए थे। हाँ। लेकिन सवाल ये हुआ, जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर पैदल चले तो लोग ने बोला, उन्होंने आसान सा रूट ले लिया, उत्तर प्रदेश को अवॉइड किया, और जहाँ जहाँ बीच में उत्तर प्रदेश गए थे, बहुत 2 दिन के लिए गए थे, बट उतना डिटेल नहीं गए थे, उतना गहरा नहीं गए, और नॉर्थ इंडिया को स्कर्ट करते हुए उन्होंने कश्मीर तक पहुंच गई है। हिंदी हार्टलैंड में नहीं गए, नहीं टच किया, वो क्रिटिसिज्म रहा। और एक मांग आया था कि अगर उनको धैर्य है तो वो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट एक रैली निकालें। समय बहुत कम था, हमको पता था ये इलेक्शन आ रहा है, तो हमने ये सोचा
कि पार्टी ने सोचा और CWC ने राहुल को ये सलाह दी कि वो ईस्ट से वेस्ट तक जाएं, जो मणिपुर में हुआ सब जानते हैं, उधर से शुरू करें और जाके बॉम्बे तक एंड करें और उन सब सीटों उन सब जगहों जाएं जहां कांग्रेस वीक है। जैसे योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने उन एरिया को टच किया, वेस्ट बंगाल, बिहार और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां 20-30 साल से कांग्रेस का नाम और निशान नहीं है। उन जगहों में भी लोगों ने आए, लोगों ने राहुल से मिला, राहुल से बातचीत की और ये पहला बार ऐसा हुआ है कि एक राष्ट्रीय लेवल नेता ने कॉमन मैन से जुड़ा। अभी तक मोदी इतना बात करते हैं, अभी तक प्रेस से मिलते नहीं हैं, कॉमन के मैन के बात छोड़ दिए, अभी तक प्रेस से नहीं मिलते हैं, अनस्क्रिप्टेड मीटिंग्स नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कई कॉमन मैन से अनस्क्रिप्टेड मीटिंग्स की, सीधे लोगों से बात की। तो हमारा प्रोग्राम ये है, कांग्रेस अपनी खोजी हुई वोट बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश। 2024 में कांग्रेस खुद को कहाँ खड़ा पाती? मुझे वो तो लोग बताएंगे ना, अभी 100 दिन में, अभी 60 दिन में लोग बताएं। लेकिन जो कांग्रेस में विश्वास खो गए थे, वर्कर डिमोरलाइज था, इन 2 यात्राओं के से जो वर्कर डिमोरलाइज था वो डिमोरलाइजेशन तो चला गया और रेन्यूड विगर के साथ वर्कर काम करने के लिए तैयार है। I do not know what is the impact outside the Congress party, but inside the Congress party, the worker has been fully energized, full जोश से लड़ेंगे इस इलेक्शन को। हार जीत तो इलेक्शन में आती ही जाती है, लेकिन इस बार जोश से कांग्रेस लड़ेगा इस बार इलेक्शन, और इस बार सिर्फ एक ही लीडर होगा, वो राहुल गांधी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देके और इस विषय में विस्तार में चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।